नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के अभ्यास वायु शक्ति को देखेंगी। अभ्यास से पहले राष्ट्रपति जैसलमेर में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगी और वायु सैनिकों से करेंगी संवाद। राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी रहेंगे शामिल। वायु शक्ति अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 120 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल। ये मिशन 2 हेलीकॉप्टर्स की LCH गठन के रूप में, जिसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह दूसरे LCH में भरेंगे उड़ान। राष्ट्रपति मुर्मू ने जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। इस दौरान राष्ट्रपति ने कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों के साथ किया संवाद। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए उनके योगदान की सराहना। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के सलेम के दौरे पर। इस दौरान वो सलेम स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए शैक्षणिक भवन का करेंगे उद्घाटन। IMC का 57वां दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। वहीं IMC के चांसलर और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समारोह की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री आज सुबह 11:30 बजे विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर वर्चुअली संबोधन के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। वेबिनार का मकसद सार्वजनिक पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र की संरचना को मजबूत करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले अनुभवों से सीखना, ताकि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट घोषणाओं को पूरा किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म के जरिए उद्योग, वित्तीय संस्थानों, बाजार प्रतिभागियों, उद्योग नियामकों और शिक्षा जगत के हितधारकों को एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से की मुलाकात। इस अवसर पर उन्होंने विजिटर्स बुकलेट पर किए हस्ताक्षर। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इसहाक ने पौधारोपण भी किया। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इजरायल में किए गए उनके स्वागत के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इजरायल के संबंध वैश्विक भलाई के काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा का मुख्य केंद्र टेक्नोलॉजी रहा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान, स्टार्टअप जैसे क्षेत्र शामिल। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर मौजूदा संयुक्त आयोग को मंत्री स्तरीय स्तर तक बढ़ाने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने व्यापार, कृषि, ऊर्जा, साइबर स्पेस और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर। इजरायल यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम स्थित पद यद वशेम स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये स्मारक को होलोकॉस्ट यहूदी नरसंहार के पीड़ितों की याद में समर्पित है। कैनेडियाई PM मार्क कार्नी आज से 2 मार्च तक भारत की यात्रा पर। प्रधानमंत्री कार्नी की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्नी आज मुंबई पहुंचेंगे और अगले 2 दिनों तक व्यावसायिक संगोष्ठियों में लेंगे भाग। 3 दिवसीय बिहार दौरे के अंतिम दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में। इस दौरान सीमावर्ती जिलों से जुड़े मामलों पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद अमित शाह दिल्ली के लिए करेंगे प्रस्थान। नेपाल और बांग्लादेश से नजदीकी के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमांचल में अमित शाह का दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल में घुसपैठ मुक्त करने की बात कही तो विपक्षी दलों द्वारा घुसपैठियों के समर्थन पर उन्हें जमकर घेरा।
गृह मंत्री ने अररिया में बॉर्डर आउटपोस्ट लेठी और इंद्रवा का किया उद्घाटन। साथ ही सशस्त्र सीमा बल के विभिन्न कार्यों का ई लोकार्पण ई शिलान्यास किया। अमित शाह ने एसएसबी के सुरक्षा बलों द्वारा देश की रक्षा में किए जा रहे योगदान की तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश के जरिए चंद्रशेखर आजाद जी की वीरता को याद किया। जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में आई सकारात्मक बढ़ोतरी को रेखांकित किया। सीएम योगी के मुताबिक बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुशासन, आधारभूत संरचना और निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में विश्व प्रसिद्ध मैग्लेव ट्रेन में यात्रा की। ये ट्रेन चुंबकीय तकनीक पर आधारित है और अत्यधिक गति से संचालित होती है। मुख्यमंत्री योगी ने यात्रा के दौरान इसकी उन्नत तकनीक, सुरक्षा मानकों और संचालन प्रणाली की जानकारी ली। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सीएम ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि भारत सरकार के साथ मिलकर उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी और टीआईएफटी के बीच आशय वक्तव्य के आदान प्रदान की अध्यक्षता की गई। इस बैठक से आगे की राह प्रशस्त हुई। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर नया विवाद सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अहम बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति पर सवाल उठे। आदेश में जिन अधिकारियों की सूची तय की गई, बैठक में पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत की उपस्थिति पर भाजपा ने आपत्ति जताई और बताया अवैध। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस और उसकी समझौता पूरक नीतियों पर हमला बोला। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू पर चीन को भारतीय जमीन सौंपने पर घेर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कांग्रेस ने पैसे देकर एआई समिट की छवि खराब करने का काम किया। इस आरोप के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जवाबी बयानबाजी हो रही है। देश में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। जल्द ही 14 वर्ष की किशोरियों के लिए देशव्यापी मुफ्त एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये टीका सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध होगा और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 8 युद्धपोतों वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तीसरे पोत अंजदीप को शामिल करने जा रही है। इस युद्धपोत को आज चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची कल की जाएगी जारी। ये सूची राज्य में आगामी चुनावों की तैयारियों के तहत महत्वपूर्ण कदम। इसमें मतदाताओं के नाम, फोटो सहित उपलब्ध होंगे। दिल्ली पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इस मामले में जांच जारी है। पुलिस द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कल तक गरज के साथ आंधी बारिश होने का भी अनुमान है। वहीं अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप में 6 फुट बारिश होने की संभावना। राजस्थान में फाल्गुनी लक्खी मेला 2026 के लिए सीकर के खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालु भगवान खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहां पहुंचे। मेला परिसर में भक्तों की आस्था और उमंग का वातावरण बना हुआ है। आज रंग भरी एकादशी के साथ ही ब्रज में होली के उत्सव की आधिकारिक शुरुआत। बरसाना और नंदगांव की गलियों में आज पारंपरिक लठमार होली की अनोखी छटा देखने को मिल रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल के 52 सप्ताह में 52 सुधार पहल के तहत नई रेल टेक नीति, रेल दावा न्यायाधिकरण के पूर्ण डिजिटल व्यवस्था की घोषणा की। नई रेल टेक नीति का उद्देश्य स्टार्टअप, इनोवेटर्स और उद्योग को रेलवे नवाचार से जोड़ना। इसके तहत समर्पित रेल टेक पोर्टल शुरू किया जाएगा। भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर, जो 23 से 26 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस दौरान भारत इजराइल दोनों
देशों ने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, स्वच्छता और डिजिटल व्यापार और अन्य व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की। गुजरात की हरित विकास रणनीति को वैश्विक ताकत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और लग्जमबर्ग के वित्त मंत्री गिल्स रोथ के साथ अहम बैठक की गई। इस मुलाकात में हरित वित्त और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा निवेश पर रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं पर गहन मंथन किया गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कर्नाटक में शिवमोगा में आकाशवाणी के 10 किलोवाट ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे कर्नाटक में सार्वजनिक प्रसारण को मजबूत करने की दिशा में बताया बड़ा कदम। इस दौरान डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि केंद्र ने प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना के अंतर्गत लगभग 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए। उन्होंने आकाशवाणी के लिहाज से कहा कि एफएम और डिजिटल मंच मजबूत करने के लिए पॉडकास्ट भी शुरू किए गए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। सिप 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 जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला नेतृत्व सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को बेहतर अवसर, आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण देश के समग्र विकास की आधारशिला। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धोवा ने मिजोरम विधानसभा के वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 17,459 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। बजट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। बजट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। साथ ही किसानों के समर्थन के लिए बाना काई योजना के तहत 350 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। हरियाणा के कुंडली स्थित NIFTEM इंस्टीट्यूट में अन्वेष 2026 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का हुआ शुभारंभ। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 25 देशों के करीब 1000 प्रतिनिधि और 50 से अधिक प्रदर्शक ले रहे हैं भाग। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में नई तकनीक, मूल्य संवर्धन और सस्टेनेबल सप्लाई चेन पर दिया गया जोर। आगामी होली त्योहार में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में 1400 से ज्यादा होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन को दी मंजूरी। रेलवे के अनुसार इन विशेष ट्रेनों का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध करवाना। भारतीय रेल ने उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी जोन में 871 करोड़ रुपए की रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दी मंजूरी। इसके तहत राजस्थान के श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर करीबन 174 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोच रख रखाव सुविधा को विकसित किया जाएगा, जबकि लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर 139 करोड़ रुपए से ज्यादा की सुविधाओं का विस्तारीकरण किया जाएगा। सेबी ने सभी विनियमित संस्थाओं को सोशल मीडिया पर शेयर बाजार से जुड़ी सामग्री पोस्ट करते समय अपना रजिस्टर्ड नाम, रजिस्टर्ड संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का दिया निर्देश।
सेबी के अनुसार इसका उद्देश्य निवेशकों को पंजीकृत और अपंजीकृत स्रोतों के बीच अंतर पहचानने में मदद करना। ये नियम 1 मई से लागू होगा। डीजीसीए ने टिकट बुकिंग नियमों में अहम बदलाव करते हुए यात्रियों को 48 घंटे की मुफ्त रद्दीकरण और बदलाव की सुविधा दी है। नए नियमों के तहत यात्री टिकट बुक कराने के 48 घंटों के भीतर बिना किसी शुल्क के उसे रद्द या संशोधित कर पाएंगे। हालांकि दूसरी उड़ान में बदलाव की स्थिति में किराए के अंतर का भुगतान करना होगा। ये सुविधा घरेलू उड़ानों के लिए प्रस्थान से कम 7 दिन पहले और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिन पहले ही तक लागू होगी। 48 घंटे के बाद सामान्य रद्दीकरण शुल्क लागू होंगे। UIDAI ने गूगल से मिलाया हाथ। इस साझेदारी की वजह से लोग गूगल मैप्स के जरिए अपने नजदीकी आधार केंद्र को आसानी से कर पाएंगे लोकेट। सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 24 कैरेट सोने की कीमत 986 रुपये कम होकर 1,58,022 रुपये प्रति 10 किलोग्राम हुई है। वहीं चांदी का दाम 4,750 रुपये हुआ कम। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहर काबुल और कांधार पर बमबारी की। इसके साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के साथ युद्ध की घोषणा कर दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सब्र अब खत्म हो रहा है, अब खुला युद्ध होगा। यह हमला उस घटना के कुछ घंटों बाद हुआ जब अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सीमा सैनिकों पर हमला किया। तालिबान सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई पहले पाकिस्तान द्वारा किए गए घातक हवाई हमलों के जवाब में की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि सीमा पर हुई हिंसा में दर्जनों सैनिक मारे गए। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले सुरक्षा हुई कड़ी। 10,967 में से 3,680 मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है। नेपाल सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि व्यापक निगरानी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और सीमा पर सख्ती के जरिए चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने की पूरी तैयारी। क्यूबा में भारी हथियारों से लैस 10 क्यूबाई नागरिकों ने स्पीड बोट से घुसपैठ की कोशिश की, जिससे हवाना सरकार ने आतंकवादी प्रयास बताया। घटना के बाद क्यूबा ने तुरंत अमेरिका से सहयोग मांगा। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार संदिग्धों में से 4 की मौत हुई। साथ ही साथ स्पीड बोट पर वो 2 अमेरिकी नागरिक भी थे। एक की मौत हुई और एक घायल। बाकी संभवतः अमेरिका के कानूनी निवासी थे। यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों ने जेनीवा में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण पर मुलाकात की। रूस के साथ वार्ता में गतिरोध के बावजूद दोनों पक्षों ने मार्च में शुरुआत में अबू धाबी में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी पर भी चर्चा की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बैठक का उद्देश्य यूक्रेन और रूस के नेताओं की संभावित मुलाकात के लिए रास्ता तैयार करना और सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के साथ हाल ही के परमाणु वार्ता को सबसे गंभीर बताया और अगला दौर 1 सप्ताह से भी कम समय में होगा, ऐसा भी कहा है। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई, जबकि अमेरिका ने कहा कि ये तभी संभव है जब ईरान गहन रियायतें करे। अमेरिकी अधिकारियों ने जेनीवा वार्ता को सकारात्मक बताया। अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदाजा ने एक नया पीनल कोड लागू किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर 15 दिन, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाने पर 5 महीने की जेल का प्रावधान है। यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान महिलाओं और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों को कुचलने वाला है। डोमिनिकन रिपब्लिक ने लगभग 2.5 टन नशीले पदार्थ जलाकर नष्ट किए। ये दवाएं देश भर में एंटी नारकोटिक्स अभियानों के दौरान जब्त की गई थीं, जिनमें अधिकांश पेराविया और सैंटो डोमिंगो प्रांतों से आई थीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के अनुसार साल 2026 में अब तक कुल 6 टन से अधिक ड्रग्स नष्ट की जा चुकी है। ये कार्रवाई ड्रग तस्करी और अवैध कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश। अर्जेंटीना और उरुग्वे की पार्लियामेंट ने मर्कोसुर ब्लॉक और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ये डील 25 साल की बातचीत के बाद जनवरी में साइन हुई थी। अर्जेंटीना की सेनेट ने इसे पास किया, वहीं उरुग्वे ने भी उसी दिन इसे मंजूरी दी। समझौता पूरी तरह लागू होने के लिए ब्राजील, पैराग्वे, यूरोपीय संघ की मंजूरी का इंतजार किया जाएगा। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मिराल फ्लोरेस पैलेस के प्रमुख तेल कंपनी शेल के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर गैस परियोजनाओं पर चर्चा की। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबलों में जिम्बाब्वे को 72 रन से मात दी। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को रखा जिंदा।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या के अर्धशतकों की बदौलत 4 विकेट पर 256 रन बनाए। T20 विश्व कप में टीम इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। 257 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 184 रन बना पाई। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने 97 रन की नाबाद पारी खेली। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में 55 रन बनाए। अभिषेक शर्मा का T20 विश्व कप में पहला अर्धशतक। हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों में 50 रन की नाबाद पारी खेली। तिलक वर्मा ने 16 गेंदों में से 44 रन की तेज तर्रार पारी खेली है। T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच ग्रुप 2 का मुकाबला होगा। ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। टॉस 6:30 बजे। इंग्लैंड आज का मैच जीता तो टीम टॉप पर फिनिश करेगी। ग्रुप 1 में नंबर 2 पर रहने वाली टीम से सेमीफाइनल खेलेगी। वहीं अगर न्यूजीलैंड हारी तो पाकिस्तान को मिलेगा फायदा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज ब्रिस्बेन में दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया पहला वनडे हार सीरीज में 0-1 से पीछे। भारतीय महिला टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में आज दूसरे वनडे में वापसी के इरादे से उतरेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच ये मैच आज होबर्ट में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद्र सिंह का निधन हुआ। उन्होंने ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये स्टेज 4 के लिवर कैंसर से पीड़ित थे। पिता की गंभीर स्थिति की सूचना मिलते ही रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप में खेल रही टीम इंडिया के साथ को छोड़कर तुरंत घर लौटना पड़ा। पिता के निधन के बाद रिंकू सिंह T20 विश्व कप के आगामी मैचों में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सीनियर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत पुरुष एकल के दूसरे मैच में चीनी ताइपे के लिन चुन यी से सीधे गेम में हार कर जर्मन ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट से बाहर हुए। किदाम्बी श्रीकांत की हार के साथ ही टूर्नामेंट में भारत का अभियान भी खत्म। दुनिया के नंबर 11 लिन ने श्रीकांत को 2024 स्विस ओपन में अपनी पिछली मुलाकात में भी हराया था। और इस पर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।